नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने चीन के वाणिज्य दूतावास के बाहर बीजिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिसमें लिखा था चाइना स्टॉप बुलिंग। एक और अन्य बैनर में चीनी उत्पादकों का बहिष्कार करने की बात लिखी गई थी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई तरह के पोस्टर थे जिसमें लिखा था कि ताइवान और तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत और अमेरिका के झंडे लहराए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि चीन अमेरिकी नौकरियों की चोरी कर रहे हैं। चीन वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर और भारत सहित दुनिया के कई देशों को धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन हर किसी को डराने की कोशिश कर रहा है। हम इसका विरोध करने के लिए यहां हैं। भारत चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन से निपटने के लिए फौज बढ़ाने का बयान दिया, वैसे ही चीन के सुर बदल गए। चीन को यह डर सताने लगा कि अगर हिंद प्रशांत में भारत और अमेरिका मिल गए तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। लिहाजा चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अब भारत की तारीफ कर रहा है। उसका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। भारत ने नए शीत युद्ध में एक पक्ष को चुन लिया। यह चीन की मूर्खता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को अमेरिका के पाले में डाल रहा है। इस बयान से चीन तिलमिला गया। उसे एहसास हो गया कि अमेरिका की एक चाल से पूरा समीकरण उसके खिलाफ बनने लगा है। उसका सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस दलील को खारिज करने में जुट गया। अमेरिका के ताजा बयान के बाद भारत के साथ लद्दाख में भिड़े चीन को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद ना हो जाए। कोरोना को फैलाने का आरोप झेल रहे चीन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईना दिखाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख हिंसा के बाद बहिष्कार का सामना कर रहे चीन को अब यूएन के मंच पर किरकिरी का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय है। शिकागो में चीन काउंसिलेट के सामने प्रदर्शन हुआ तो वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला आया। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता को अहमियत न देने का आरोप लगाया। अमेरिका उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जो हांगकांग की स्वायत्तता और मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के दोषी डेविड हेडली को अमेरिका भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। वहीं इस हमले के एक दूसरे मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है। अमेरिकी अटॉर्नी ने राणा की दोबारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट को बताया कि हेडली अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त राणा को भारत के अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में राणा की संलिप्तता के लिए उसे प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। आपको बता दें, भारत में राणा को भगोड़ा घोषित किया गया है। राणा की जमानत याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए पाकिस्तान ने भी करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन अब एक बार फिर उसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री कुरैशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, इसीलिए पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रहा है और इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी व्यास में बने कोविड सेंटर का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। पहले सीएम केजरीवाल सेंटर पहुंचे और फिर गृह मंत्री पहुंचे। आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बन रहा है। यहां पर 10,000 मरीजों के रहने की सुविधा होगी। अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। फिलहाल अस्पताल में 2000 बेड तैयार हो चुके हैं।
दिल्ली में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में सरकार को बढ़ते मरीजों के लिए बेड की चिंता हो रही है। और इसी कड़ी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मैदान में बने कोविड सेंटर में 10,000 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में टिड्डी के संभावित हमले को देखकर दिल्ली के श्रम और विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि टिड्डियों की छोटी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी में है। हमने वन विभाग को ढोल डीजे बजाने और केमिकल छिड़काव करने का आदेश दिया है। टिड्डियों का बड़ा दल जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरा जो आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ वेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम को ये डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से डायरेक्शन दी गई है और इन डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि यहाँ पर वो तैयारियाँ शुरू करें। तीसरा जो है अभी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी दिल्ली के सभी डीएम्स, एसडीएम और एमसीडी सभी जो अथॉरिटीज हैं उन सब लोगों को एडवाइजरी सरकार की तरफ से तुरंत जो है जारी होने जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहाड़गंज के बागीची, अलाउद्दीन और नबी करीम क्षेत्रों का जायजा लिया। दरअसल मेडिकल टीम सीरोलॉजिकल सर्वे के तहत लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम अगले 7 दिनों तक सैंपल लेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट 10 जुलाई तक हमारे हाथ में होगी। आपको पता है कि 6 लाख टेस्टिंग किट्स तो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने खरीदी हैं, जो आज आपको कोरोना है कि नहीं है इसका पता चल रहा है और कोरोना टेस्ट हो रहे हैं लगातार। 20,000 से ज़्यादा टेस्ट कोरोना के रोजाना हो रहे हैं। ये एक नए तरीके का टेस्ट है, इसे हम सीरो टेस्ट बोलते हैं। सीरम से लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता है और इसमें ये आज पूरी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले कोरोना हो चुका है क्या। हो सकता है अभी आप ठीक हों, लेकिन पहले हो सकता है होके ठीक हो गया हो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। तो इसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं या सीरम टेस्ट है ये। इससे बड़े पैमाने पर दिल्ली में ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हो चुका है। तो आज से दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है और लगभग हम 7 जुलाई तक 10 जुलाई तक अगले 7 दिन तक सैंपल लेंगे। अगले 7 दिन तक सैंपल लेंगे और इसको लगभग 10 जुलाई तक इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रियों के समूहों की बैठक के बाद कहा कि हमारे यहां मृत्यु दर 3% के करीब है, जो दुनिया में सबसे कम है। लॉकडाउन के पहले यहां कोरोना के मामलों का डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो 19 दिन के आसपास है। देश में 85% मरीज 8 राज्यों से हैं। कुल मौतों का 87% भी इन्हीं 8 राज्यों से है। तो साथ ही कहा कि 1026 सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरी के माध्यम से कल हमने एक दिन में 2,20,000 टेस्ट किए। में हमारा रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज हैं
वो 8 स्टेट्स से है और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है। सारे देश के लिए स्ट्रैटेजी को बहुत गहराई और गंभीरता से लगातार अध्ययन किया जाता है। भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार का जो टेक्निकल, एकेडमिक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए या किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, पीपीईज, N95 मास्क, दवाएं, इन सबको पर्याप्त मात्रा के अंदर देश को उपलब्ध कराया गया। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस केंद्र को इस मुद्दे पर घेरते हुए कह चुकी है कि यह विवाद सरकार की विफल रणनीति का परिणाम है। तो वहीं शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की ओर से हमारे क्षेत्र में घुसपैठ और कब्जा करने की खुलकर निंदा करें और देश को बताएं कि कब्जा करने वालों को पीछे हटाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत के 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। तो वहीं सिब्बल ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कूटनीति और आर्थिक कदमों के माध्यम से इस मामले में सफलता मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और गोंडा जनपद की सीमा पर स्थित एल्गिन चरसरी तटबंध पर चल रहे बाढ़ से बचाव के कार्य का निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों का जायजा लिया और साथ ही समयबद्ध तरीके से काम पूरा होने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जनता को आश्वस्त किया कि इस बार ऐतिहासिक काम होगा और जनता को बाढ़ से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बंधा हमारा ये है जो बाराबंकी और गोंडा दोनों जिलों की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंधा है। 43 किलोमीटर के लंबा इस बंधे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सालों में भी देखा था और उनको देखने के बाद इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। जहाँ से बंधा बार बार टूटता था उसको बंधे को अलाइनमेंट कराते हुए उन्होंने उन कामों को पूरा किया है और कहीं से भी बंधा टूटे ना, किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, इसके लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएँ ली गई हैं। उन परियोजनाओं पर तीव्र गति से काम हो रहा है। आज उसी के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में बैठ करके निरीक्षण किया। हमारे जिलाधिकारीगण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्टिंग किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ पर देखा है। ड्रेजिंग के माध्यम से भी काम हुआ है। अब ये जो काम चल रहा है, इन सब कामों को पूर्ण करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ की जनता को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। गोंडा में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2017 के बाद से लगातार बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनकी लगातार जानकारी लेते रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मौके पर आकर निरीक्षण करते रहे हैं और जो भी बाढ़ प्रभावित है हर समय पर उनकी मदद भी किया है। 2017 में बांसगांव जो हमारे विकासखंड पूरे डलई तहसील रामसनई घाट के अंतर्गत आता है, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ बंधा कट जाने से जनहानि धनहानि के सहित से ज़मीनों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। वो सारी सूचनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था कि यहाँ पर बंधा बने कि भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए जिससे जन धन उसके साथ साथ ज़मीनों का नुकसान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर एक 5 स्पर का इस समय वर्तमान में कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी पूरा करके जो हमारा ये एक क्रिटिकल एक समझ लीजिए संकट का ये क्षेत्र था बाढ़ की दृष्टि से, उसको हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तो वहीं तपते इस मौसम की अगर बात की जाए तो इस मौसम में तापमान में जो बढ़ोतरी है उसका क्रम लगातार जारी है। सुबह से सड़कें तवे की तरह तप रही है। लू के थपेड़ों से आम जन का जीना बेहाल हो चुका है। गर्मी से लोगों का हाल इतना बुरा है कि घरों में एसी, कूलर और पंखे की हवा से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। तेज धूप के चलते लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन इसी के बीच सीमा पर जवान देश की सीमा की सुरक्षा के लिए 50 डिग्री तापमान में भी बॉर्डर पर चौकसी कर रहे हैं। आग उगलती गर्मी से जहां आमजन परेशान है, तो वहीं देश के जवान इस गर्मी में भी अपने फर्ज को पूरा करने के लिए डटे हुए हैं।
और इसमें महिला सैनिक भी अपना पूरा फर्ज निभा रही है। एक तरफ सूरज शोले बरसा रहा है तो दूसरी तरफ धरती अंगारों की तरह गर्म हो चुकी है, लेकिन बीएसएफ के जवानों की हिम्मत के आगे ये गर्मी हारती नजर आ रही है। सिचुएशन से लड़ने की ऑटोमेटिकली आप इतने अपने आप को काबिल बना लेते हो कि आप हर मौसम में, हर सिचुएशन में ड्यूटी इजीली कर पाते हो। तो 48 टेम्परेचर में कोई दिक्कत तो नहीं आती? 48 टेम्परेचर हो या 55, राजस्थान में इससे भी अप चला जाता है, कितना हाई भी टेम्परेचर हो, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले काम है बॉर्डर की रक्षा करना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसका मतलब है कि फर्स्टली हमें ही डिफेंस करना होता है और अपने देश को सुरक्षा देने के लिए हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेह में बीते दिन पंजाब के पटियाला के एक फौजी बेटे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सेना की तरफ से चौक नदी में ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए रस्से डाले जा रहे थे। अचानक से किश्ती पलट गई और इसमें सवार होकर काम कर रहे जिले के सलीम खान नदी में डूब गए। लांस नायक सलीम खान की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया और आज गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। सलीम खान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सारे हरेक कोई मिल जाना, हरेक नूं हस खेड के बोलना, प्यार नाल रहना सारे नाल कोई ऐसी गलबात नहीं सी कोई ओहदी जी। फिर जब खबर आई कितना तुहानूं पता लग्या? ते अज सवेरे 6 बजे फोन आया सूबेदार जी, उन्होंने कहा भी थोड़ा ब्रदर छोटा सलीम खान शहीद हो गया। फिर तुहानूं पता सी पहला कि नहीं जी, मैनूं ਉਹ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਫੋਨ। ਦੱਸਿਆ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। 5-7 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ नीचे आ गया ਉਹਦੇ। मानसून के असम पहुंचने के बाद पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है और इस कारण बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। राज्य के 16 जिलों के 704 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। एक और मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 16 हो गई। लोगों के घरों में पानी भर गया। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। चार 5 दिन में बारिश हो गया, फिर बहुत बारिश हो गया, दिन रात, फिर एक दिन भी नहीं सरा है। 500 दिन हो गया बारिश देने के लिए, बाद में इतने गांव में डूब गया है। कुछ भी नहीं किया है सरकार ने, कुछ देने के लिए भी नहीं आया है, कुछ भी इतना हो गया, कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। बारिश का डूबने बाद कोई आज नहीं दिया है सरकार ने। आई कुछ MP भी नहीं आया, MLA भी नहीं आया है। कहाँ जा रहे हैं लोग इधर पे एक तो गांव है, इसे धसना, इसको पास उधर पे जा रहा है, रात में जा रहा है। जो कल सुबह में जा रहा है, कल सुबह में सब गांव में पूरा फ्लड हो गया। आज देख रहे हैं आप लोग कितना पानी हो गया। देश इस समय जहां कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। कभी भूकंप के झटकों से धरती कांप रही है, तो अब एक बार फिर से टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। आपको बता दें, टिड्डी दल ने हरियाणा के कुछ जिलों में दस्तक दे दी, जिसके चलते हरियाणा के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। हुड्डा ने इस मामले में सरकार से किसानों को मुआवजा देने की अपील की है। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफ़ी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांवा, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए और कंपनसेशन दिया जाए। और एक कृषि मंत्री जी का अभी बयान आया हरियाणा के कृषि मंत्री का कि उनको पता था पहले 6 महीने पहले
टिड्डी 6 महीने पहले पता था कि टिड्डी दल आएगा, तो उस समय तैयारी क्यों नहीं करी। उनका कहना है वो शायद हमने सोचा था राजस्थान से चला गया, हम बच गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं। आप कह रहे हैं किसानों को और उनको थालियां बजाओ, किसान लोग ही की जिम्मेवारी छोड़े, सरकार भी कुछ करेगी। सरकार को तुरंत इंतजाम करना चाहिए और लोगों को, किसानों को कंपनसेशन देना चाहिए, जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी चाहिए। राजस्थान में टिड्डियों के दल की ओर से तबाही मचाने के बाद शुक्रवार को महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश किया, जिसके बाद हरियाणा में शनिवार को इसका कहर जारी रहा। तो वहीं टिड्डी दल ने झज्जर से बादली के रास्ते फर्रुखनगर होते हुए अब हवा के चलते गुरुग्राम का रुख किया। इस कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से टिड्डी दल को मारने में सहयोग का आग्रह किया और इसके साथ ही अधिकारियों को नुकसान का आकलन और भरपाई के आदेश दिए। देखिए, ये तो एग्जैक्ट तो अधिकारियों डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया गया है कि आप जो है फसलों के नुकसान का प्रिलिमिनरी जायजा लेकर रिपोर्ट दें मुख्यमंत्री जी को, और फिर हम गिरदावरी कराएंगे। लेकिन ज़्यादा ये मेरी जो जानकारी है 10-12 ऊपर से उड़ते आते 10-12 गांव के क्षेत्र में ही ये बैठा था, और उड़ते हुए चलते हो सकता है कि कहीं किसी गांव में थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया हो। तो जो भी नुकसान है उसकी आकलन करके और तभी हम सही बता पाएंगे। सर, क्या अंदेशा है, आशंका है कि दोबारा ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अभी भी इससे पहले 3-4 बार आ चुके हैं अलग अलग। देश और प्रदेश का किसान एक के बाद एक संकट से घिरता नजर आ रहा है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते फसलों की बुआई, जुताई सब महंगी हो गई है, और ऐसे में जब किसी तरह से धान की नर्सरी और फसल तैयार हो रही है, तभी टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया। जी हां, टिड्डी दल प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले की ओर से प्रवेश कर 12 घंटे के अंदर अमेठी में छा गया, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन रात से ही लगातार इनको भगाने में जुटा हुआ है। तो वहीं किसानों के धान की नर्सरी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। टिड्डी दल से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में पूरी तैयारी पहले से हमारी थी। जैसे ही हमको सूचना प्रतापगढ़ से मिली, हम लोग तुरंत अलर्ट हो गए, सभी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया, सभी टीमें सक्रिय हो गई रात में। तो ये मालूम चला कि हमारे ज़िले में 2 दल जो है आने की संभावना बन रही है। एक दल प्रतापगढ़ शहर की ओर से, वो हमारे जो है जनपद की जो समीपवर्ती जो हमारे ग्राम हैं सुल्तानपुर के सटे हुए रामगंज, कसुंडी और इसके आसपास से मंगरा, इन सब क्षेत्रों से होता हुआ एक दल गुजर गया लंबुआ की ओर सुल्तानपुर की तरफ। दूसरा एक दल ये सूचना मिली कि वो सणवा चंद्रिका जो हमारा ब्लॉक संग्रामपुर है जो उससे सटा हुआ है, तो वहाँ पे वो जनरल प्रतापगढ़ में ही रात्रि विश्राम किया। तो ये संभावना थी कि सुबह हो सकता है वो हमारी तरफ बढ़े हवा के रुख के सारे, इसलिए हमारी टीमें रात से ही अलर्ट पे थी। हम लोगों ने भी काफ़ी सर्च ऑपरेशन रात में किया था भादर ब्लॉक में किसानों की सूचना पे, लेकिन वहाँ पे कोई टिड्डी दल की उपस्थिति वहाँ पे नहीं मिली, इसलिए हम लोग अलर्ट थे रात से ही। सुबह ही जैसे मुझे हम लोगों को सूचना मिली कि जो सणवा चंद्रिका वाला ग्रुप था वो हमारी जनपद की ओर आ रहा है, तो हम लोग सतर्क हो गए। सभी किसानों को पहले से भी प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारियाँ दी गई थी कि थाली बजाते रहें, घंटी बजाते रहें, आवाज़ करते रहें, पटाखे फोड़ते रहें और शोर मचाते रहें तो उड़ता रहेगा, क्योंकि दिन में उड़ते रहते हैं, इनको भगाया जाता है। तो हम लोगों ने किसानों की मदद से, ग्रामवासियों की मदद से जो हमारे दल हमारे जनपद में आज आए हुए थे उन सबको भगा दिया। देश में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुछ उनमें ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। इनसे यात्री टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे। अगर किसी ने बुक करवाया तो उसके पैसे रिफंड किए जाएंगे। रेलवे यात्रियों के पास अब सिर्फ मेल या फिर स्पेशल एक्सप्रेस का ही विकल्प बाकी बचता है। रेलवे पहले कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। और इस बारे में बताते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन डायरेक्टर BS गिल ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज 12 अगस्त तक स्थगित कर दी गई और जो स्पेशल ट्रेनें पहले चल रही थी वही चलेगी। जो अभी एडवाइजरी मिली है इसमें सभी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज, मेल एक्सप्रेसेस और जो सबअर्बन है वो 12/8 तक कैंसिल कर दी गई हैं, और जो रेगुलर आपकी रिजर्वेशन थी उसका टोटल फुल फेयर रिफंड दिया जाएगा। इसमें कुछ काटा भी जाता है रिफंड जो देते हैं? इन कंडीशंस में जो है वो कुछ भी नहीं डिडक्शन की जाती है,
फुल फेयर रिफंड किया जाता है। जो अपने पास ट्रेन और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।